पीटी 45 करंट अफेयर्स में आज हम राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस को लेकर के पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में आपको जो भी करंट अफेयर्स को पढ़ाया गया होगा अब तक, आई होप आपने उसको पढ़ भी लिया होगा और रिवीजन कर लिया होगा। देखिए, आज की यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक में हम उन कुछ टॉपिक को ऐड करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न कह सकते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हुए कुछ पहलू आते हैं जो संवैधानिक स्तरों पे यहाँ पर चर्चा का विषय बनते हैं, वाद विवाद का कारण इसमें बनते हैं और इसमें कुछ संवैधानिक संगठन और संस्थाएं भी यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बनती हैं। तो ऐसे ही कई सारे पहलुओं को लेकर के इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इत्यादि को शामिल करते हुए आज के इस करंट टॉपिक को बनाया गया है, जिसमें गवर्नेंस के साथ साथ पॉलिटी के टॉपिक को भी रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि क्या है आज के विशेष अंक में, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो चर्चा का विषय यहाँ पे बन सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, दल बदल विरोधी यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक सियासी संकट की एक स्थिति के दौरान जहां पे सरकार परिवर्तन और एक शिवसेना वाला एक मुद्दा वहां पर आया था और उसके कारण यहाँ पे काफी समय तक ये एक चर्चा का विषय रहा। उसको लेकर कुछ याचिकाएं भी यहाँ पर कोर्ट में दायर की गई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ये संकट क्या है, चर्चा का ये विषय यहाँ पर क्यों बना है। तो महाराष्ट्र में देखें तो राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदल से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न की है। और देखा जाए तो दल बदल की एक स्थिति होती क्या है, ये अगर समझने की बात है, दल बदल को किसी राजनीतिक दल के एक सदस्य के द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जैसे कि कोई बीजेपी से यहाँ पर आपको कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, शिवसेना से बीजेपी में, बीजेपी से शिवसेना में, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग दलों में जाते हैं। इसे आमतौर पे हॉर्स ट्रेडिंग भी यहां पर कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में अगर हम देखें तो दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। पार्टी ने यहाँ पर आपको, मान लीजिए शिवसेना ने आपको टिकट दिया, आप उस टिकट से जीत भी गए, लेकिन जीतने के बाद आप किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति यहाँ पर उनको रोकने का प्रावधान है। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो 52वां जो संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में यहाँ पे दल बदल को शामिल किया गया था। अयोग्यता के आधार क्या हो सकते हैं किसी सदस्य के, ये भी यहाँ पर जानने वाली बात है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सदस्य को अयोग्य किन किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है। जैसे कि यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत तौर पर दल की अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर यहाँ पे माफ नहीं किया जाता है। साथ ही यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, और तीसरा पहलू इसमें कहा गया है यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ये 3 पहलू हैं जहां पर हम अयोग्यता के आधार हैं, अर्थात किसी सदस्य की सदस्यता को हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चर्चा का विषय परिसीमन आयोग को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं परिसीमन यहाँ पर किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में एक नया कह सकते हैं कि सीमा का निर्धारित करना, जो चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर वोटिंग का एक प्रारूप यहाँ पर बनता है या चुनावी एक क्षेत्र का दायरा यहाँ पर विकसित होता है। तो परिसीमन देखा जाए तो यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में परिसीमन का कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। इस परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया। इसे जम्मू कश्मीर में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। तो दोनों तरीके की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा दोनों, अर्थात एक तरीके से लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर चुनावी जो क्षेत्र थे उनकी सीमाओं को यहाँ पर निर्धारित करना है। आयोग ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें हैं जो कि रिक्त यहाँ पर रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं, पहले ये 83 थी, वर्तमान में से 90 करने का यहाँ पे सुझाव दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, जब परिसीमन आयोग चर्चा का एक विषय बनता है तो परिसीमन आयोग है क्या, इसका किस तरीके से कार्य करता है, इत्यादि चीजों के बारे में देखिए। इसका गठन जो हुआ था संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत किया गया था, 82 आर्टिकल 82 के माध्यम से, जिसमें संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम यहाँ पे पारित करता है। इसी अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का यहाँ पे गठन किया जाता है। भारत का संविधान के संदर्भ में अगर देखें इसके बारे में तो 1952, 1963, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 2002 में ही यहाँ पर देखा जाए तो
84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के यहाँ पे परिसीमन, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में ये आर्टिकल 82 के तहत है, परिसीमन की प्रक्रिया को कम से कम वर्ष 2026 तक रोक दिया गया था। अर्थात अगला जो लोकसभा के संदर्भ में यहाँ पे परिसीमन होना है वो कब तक होगा, 2026 तक। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इनकी नियुक्ति के संदर्भ में अगर हम देखें तो परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से यहाँ पर कार्य करता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही यहाँ पे प्रमुख संस्था है जो चुनाव प्रक्रियाओं को यहाँ पे संपन्न कराती है। इसके अलावा संरचना अगर देखें किस तरीके के हैं, कितने यहाँ पे सदस्य इत्यादि हैं, तो प्रत्येक संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए यहाँ पर 3 सदस्य में शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहाँ पर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी के द्वारा नामित चुनाव आयुक्त यहाँ पर होगा। संबंधित राज्य संघ शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर आपको शामिल होंगे। ये 3 सदस्य में होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके कार्य क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन के अनुरूप प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती है तो एक चुनावी जो क्षेत्र होता है वो कितनी जनसंख्या पे पर एक व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए, प्रतिनिधित्व यहाँ पर कितना होना चाहिए, इसको यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। इसके कारण देखा जाए तो कई चुनावी क्षेत्र यहाँ पर आपको बदल जाते हैं और ऐसा ही 2026 के चुनाव में आपको हो सकता है। चलिए अगला यहाँ पे है मतदाता सूची के डाटा को आधार संख्या से जोड़ना, जो कि आरपीए की 1950 की धारा 23 में यहाँ पे संशोधन करने के संदर्भ में के कारण यहाँ पे चर्चा का विषय बना है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ठीक है, किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या को उपलब्ध कराए। ठीक है, तो आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए क्या है, आधार संख्या आपको देना होगा। तो ये कौन कहेगा, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा ये भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ये भी प्रावधान कहने को कह सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप लोग नहीं दे पा रहे हैं अपनी आधार संख्या, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपको वोट डालने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। क्या हो सकता है, यह अधिनियम कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर यहां पर होगी। साथ ही अधिनियम के द्वारा आरपीए 1950-1951 में पत्नी शब्द की जगह पति पत्नी शब्द को यहां पर शामिल किया गया है। तो मतदाता सूची में थोड़े बहुत यहां पे आपको परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगला यहाँ पे है सामाजिक लोकतंत्र, जो कि सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है। क्या है ये, तो स्वीडन, ये चर्चा का देखिए जो विषय बना है ये स्वीडन में हुआ है। और ऐसा क्यों है, तो स्वीडन में हुए चुनावों के कारण सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक यानी कि स्कैंडिनेवियाई मॉडल यहाँ पे चर्चा का विषय बना है। सामाजिक जो लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल है, नॉर्डिक देशों में था कि आप इन्हें जानते हैं भूगोल में जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए नॉर्डिक देशों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, ये 5 देश में आते हैं। के द्वारा देखा जाए तो अपनाया गया सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है सामाजिक लोकतंत्र। और इस मॉडल से यहाँ पे नॉर्डिक देशों को देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें पहला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में यहाँ पर भागीदारी, आर्थिक प्रगति देखने को मिल सकती है, असमानता का निम्न स्तर यहाँ पर हो सकता है, उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति की जा सकती है और विश्व में सबसे अधिक श्रम भागीदारी भी यहाँ पर आपको दर यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो ये सब सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा के माध्यम से नॉर्डिक देशों में यहाँ पर ये सारी स्थितियों को प्राप्त करने की एक प्रयास है, पहल है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है। सामाजिक लोकतंत्र प्रणाली के विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला, प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भरता, जहां शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान में विशेष जोर देने वाली यहाँ पर आपको व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाएं देखने को मिल सकती हैं सामाजिक लोकतंत्र के तहत। और प्रगतिशील कराधान के द्वारा वित्त पोषित प्रणाली भी देखने को मिल सकती है।
प्रगतिशील का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पे टैक्स का दर उनमें बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा सक्रिय श्रमिक संघों और नियोक्ता संघों के साथ मजबूत श्रम बाजार संस्थाओं की यहाँ पर उपस्थिति, और इसमें शासन और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, वेतन पर बातचीत और समन्वय में यहाँ पर मदद मिलती है। तो एक तरीके से सामाजिक लोकतंत्र आप कह सकते हैं कि यहाँ पर समाज के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेहतर के लिए, उनके बेहतरी के लिए उन कल्याणकारी प्रक्रिया को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022, ये भी यहां पर आपको चर्चा का विषय रहा। सहकारिता को लेकर सरकार के द्वारा लगातार प्रयास देखने को मिले हैं। इसके लिए उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का भी इसमें गठन किया है और लगातार देखा जाए तो इसमें देखिए विधेयक को भी लेकर आए हैं और नए नए यहाँ पे आपको प्रयास देखने को मिलते रहे। तो चर्चा का विषय जो है ये विधेयक है। देखते हैं क्या है इस विधेयक में। तो देखिए लोकसभा में यहाँ पर बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति के पास फाइनली भेजा गया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक पहलू इसमें ध्यान दीजिएगा, जो सहकारिता सिद्धांत है वो क्या क्या है, किन किन चीजों को लेकर यहाँ पर सहकारिता बात करता है। तो इसमें देखिए स्वायत्तता और स्वतंत्रता जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। स्वैच्छिक और खुली सदस्यता को इसमें शामिल किया जाता है। समुदाय के लिए जो भी चिंता का विषय है उसे दूर करने का प्रयास, सहकारी समितियों के बीच सहयोग की भावना, समन्वय स्थापित करना, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ना, लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करना और सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, यहाँ पर एक तरीके से लोगों को इकोनॉमिकल सपोर्ट देने का काम भी यहाँ पर आपको किया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए जो विधेयक की हम बात कर रहे थे, इस विधेयक में क्या यहाँ पे प्रमुख रहा, किन किन बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा का विषय क्या है। सबसे पहले देखिए ये विशेषताएं हैं और उसके संदर्भ जो वितरण प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें कहा गया कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का भी यहाँ पर एक विशेषता यह है कि इस विधेयक में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की बात की गई है, जिसके तहत देखा जाए तो इस प्राधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार करेगी। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इनके जो कार्य हैं इसके चुनाव यहाँ पे कराना और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। दूसरा यहाँ पर है आपका सहकारी लोकपाल का गठन। इसमें केंद्र सरकार शिकायतों की जांच के लिए प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के साथ एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की इसमें नियुक्ति करेगी। तीसरा इसमें है आपको समामेलन और विभाजन की स्थिति को लेकर। समामेलन और विभाजन में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि सहकारी जो समितियां हैं वो राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत को मौजूद यहाँ पर MSCS में यहाँ पर विलय करने की अनुमति देता है। साथ ही एक आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाली सहकारी समिति से कम 2/3 सदस्यों को एक तरीके के विलय की यहाँ पर अनुमति देने के लिए एक संकल्प पारित करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सम्मेलन और विभाजन के संदर्भ में यहाँ पर आपको काम करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि का भी इसमें गठन करने की बात की गई है, जिसमें रुग्ण MSCS के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इस तरीके से इस विधेयक में आपको कई अलग अलग पहलुओं की बात की गई है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, सहकारी लोकपाल, समावेलन विभाजन, सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा यह निदेशक मंडल की संरचना में भी आपको संशोधन करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें निदेशक मंडल में कम से कम यहाँ पर एक निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2 निदेशक यहाँ पे महिलाओं को भी देखा जाए तो इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अपराधों के लिए दंड में वृद्धि का भी यहाँ पे प्रावधान करता है यह विधेयक, जिसमें रिटर्न या सूचना दाखिल करने में विफल होने पर यहाँ पर अनिवार्य होगी। यह सभी अपराधों के लिए जुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। और समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत ऐसी बहुराज्यीय समितियों के लिए एक नई धारा 70A सम्मिलित करता है, जिनका वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि केंद्र द्वारा निर्धारित टर्नओवर राशि से अधिक होगी। तो ये सारा काम आपको इस विधेयक के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, यहाँ पर जो कि एक बार फिर देखा जाए तो ये भी यहाँ पर आपको चर्चा का विषय रहा है। क्या है FCRA और किस संदर्भ से लागू यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने नागरिकों पर FCRA के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए
विदेशी योगदान विनिमय संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया। इसमें देखा जाए जो बातें यहाँ पर की गई हैं इस अधिसूचना में, किन किन बातों किस किन तथ्यों को यहाँ पे शामिल किया गया, क्या परिवर्तन इत्यादि किए गए हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए जो ये अधिसूचना है ये विदेशी योगदान विनियमन नियम 2011 में यहाँ पे संशोधन करता है और इसके तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपए यहाँ पर भेज सकता है। ठीक है, कितना भेज सकता है? 10 लाख रुपए। इससे ज्यादा अगर आपको भेजना है तो आपको भारत सरकार को सूचना देनी होगी कि मुझे यहाँ पर इतने अमाउंट को बाहर भेजना है। यदि योगदान या अंशदान की राशि 10 लाख रुपए से अधिक है तो सरकार को सूचित करने के लिए व्यक्ति के पास 3 महीने का समय होगा और इससे पहले केवल 30 दिन का समय उसे दिया जाता था। ठीक है, तब उसे 3 महीने पहले ही आप यहाँ पर अपनी जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले निम्नलिखित को यहाँ पर विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान थी, हालांकि अब अंशदान पे भी ये यहाँ पर आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों को अब यहाँ पर अंशदान प्राप्त करने की भी यहाँ पे अनुमति दी गई है, जिसमें शामिल है राजनीतिक दल, विधायिका के सदस्य, चुनाव में उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार और मीडिया हाउसेस। यहाँ पर इन सभी को अब ये अंशदान यहाँ पर प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए एफसीआरए के तहत फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा और केंद्र सरकार को इस हेतु सूचित करने की निर्धारित समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर यहाँ पे 45 दिन किया गया है। साथ ही एक अलग अधिसूचना में एफसीआरए के तहत कंपाउंडेबल शमनीय अपराधों की सूची को 7 से बढ़ाकर यहाँ पर 12 किया गया है। कंपाउंडेबल अपराध वे होते हैं जहां शिकायतकर्ता आरोपी खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए यहाँ पर सहमत हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं इनको ध्यान रखिएगा। क्या है विदेशी अंशदान के संदर्भ में, किस तरीके की प्रक्रिया है, किस किस को यहाँ पर विदेशी अंशदान प्राप्त करने की यहाँ पे अनुमति है, ये जैसे पहलू यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इनमें से किसको प्राप्त हो सकता है किसको नहीं, और इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दी जाए, सही कोड का चयन करना हो, या यूपीपीएससी में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे अंशदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है या है, ऐसे पहलू यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह के फैक्चुअल जो डेटा है ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक और नियम यहाँ पर है, एक और नियम यहाँ पर लेकर आया गया है जिसमें दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022 के नाम से हम इसे जानते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि गृह मंत्रालय ने देखा जाए तो इस दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 को यहाँ पे शासित करने वाली दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022 को फाइनली यहाँ पे अधिसूचित कर दिया है। देखा जाए तो इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, अधिसूचना में कौन से तथ्यों को, कौन सी बातों को, कौन से नियमों को यहाँ पे अधिसूचित किया गया है। जैसे कि इस नियम में देखा जाए तो ये 1920 का जो अधिनियम था उसमें यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 को दोषी व्यक्तियों आरोपियों की जैविक माप और फोटोग्राफ लेने हेतु यहाँ पे पारित किया गया था, जबकि 2022 के यहाँ पे अधिनियम के कानून के प्रावधानों के तहत लिए जा सकने वाले माप के दायरे और कार्य क्षेत्र का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्तार में क्या क्या कौन कौन से पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि इसका उद्देश्य है अपराध में शामिल व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना और इससे आपराधिक मामले को सुलझाने में जांच एजेंसियों की मदद करना। अब देखिए यहाँ पे ये प्रावधान इस बार जो संशोधन की बात की गई है ये प्रावधान लागू किए गए। ठीक है, तो प्रावधानों की बात यहाँ पर अगर हम करें तो कुछ प्रावधान के दायरे में यहाँ पर विस्तार किया गया है। कौन कौन से, तो देखिए पहला है इस अधिनियम में निम्नलिखित संबंधित दायरों का विस्तार किया गया, जैसे कि माप के रूप में लिए जाने वाले डेटा का प्रकार, दूसरा वे व्यक्ति जिनसे ऐसा डेटा लिया जा सकता है, तीसरा वह प्राधिकारी जो इस तरह का डेटा लेने के लिए यहाँ पे आदेश दे सकता है, और चौथा नियम बनाने की शक्ति। तो ये सारी चीजों में विस्तार किया गया है। दूसरा, एकत्र किए गए डेटा के संरक्षण को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एकत्र किए गए डेटा को उसे एकत्रित करने की तिथि से 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। 75 ईयर्स तक आपको डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। और 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें पहले दोषी नहीं ठहराया गया था, जिन्हें बिना मुकदमे के रिहा अथवा मुक्त कर दिया गया या यहाँ पर न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया, तो उनके डेटा को यहाँ पे नष्ट करने का भी प्रावधान। इसके अलावा विवरण देने से मना करने या इसके लिए इनकार करना भारतीय दंड संहिता 1800 यहाँ पे 60 के तहत अपराध यहाँ पे माना जाएगा। अर्थात अपना विवरण देने से अगर पुलिस के द्वारा डिमांड की गई है किसी संदर्भ में तो वहां पर आप जांच एजेंसियों के द्वारा की गई है तो आप मना नहीं कर सकते। अथवा
वो भी वहां पर आपको अपराध माना जाएगा। इसके अलावा एनसीआरबी को अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित विवरण एकत्र करने की शक्ति दी गई है। एनसीआरबी यह विवरण राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों से एकत्र कर सकता है। इस अधिनियम के तहत एनसीआरबी के अन्य कार्यों में उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा या विवरण का भंडारण, प्रसंस्करण, प्रसार और नष्ट करना, ये सभी पहलू यहां पर आपको शामिल। चलिए अगला इसमें है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022। इसमें देखिए राज्यसभा में फाइनली यहां पर इस आदेश को यहां पे पारित किया गया है और इसे झारखंड के भोक्ता समुदाय के अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया। तो किस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। झारखंड के भोक्ता समुदाय को एससी अर्थात अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसको आपको अनुसूचित जनजाति में यहां पे शामिल किया जाएगा। अब देखिए इस संदर्भ में कौन से अनुच्छेद यहां पर हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जातियों जनजातियों का निर्धारण करे। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद आदेश ये जारी कर सकता है। ये कौन सा आदेश, इस तरह के जो भी भोक्ता समुदाय के संदर्भ में लिए गए हैं। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है और विधेयक ने 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में यहां पर शामिल कर लिया है। तो देखिए यहां पर आपको लिखा भी हुआ है, जैसे कि अनुसूचित जाति सूची में शामिल की गई जो नई जनजातियां उनके बारे में ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हिमालय प्रदेश के ट्रांस गिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के पर्वतीय इलाके में रहने वाली नारी कोरावन, औस्त्र कुरीविक्करन जनजाति और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर विंझिया समुदाय। ठीक है, भोक्ता एक हमने वहां पे देखा था और 3 यहाँ पर हमने देख ली, टोटल 4 यहाँ पे जनजातियों को की श्रेणी में शामिल किए गए। हट्टी देखा जाए तो एक घनिष्ठ समुदाय है। इस समुदाय में कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम यहाँ पे प्राप्त किया है। इसी तरीके से नारी कोरावन और कुरुविक्करन जो है पक्षी खाने वाले घुमंती आदिवासी समुदाय हैं और बिंझिया जो उड़ीसा और झारखंड में पाए जाने वाले निर्जातीय समुदाय है। इस समुदाय में परंपरा और संस्कृति की यहाँ पे समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। इसके अलावा बेट्टा जो है वो कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में यहाँ पे शामिल किया गया। बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया। यह समुदाय कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और मैसूर यहाँ पर जिलों में यहाँ पर आपके निवास करता है। समुदाय के लोग वनोपज और बांस आदि का यहाँ पर संग्रह करते हैं। इस समुदाय की अपनी बोली है जिसकी कोई लिपि नहीं है। ये लोग शिकार के आदिम उपकरणों का इस्तेमाल करने और सर्वात्मवाद का यहाँ पर पालन करते हैं। तो देखिए ये जनजातियों के संदर्भ में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है संविधान में। इसके संदर्भ में यहाँ पर काफी सारे प्रावधान किए गए हैं, अनुसूचित जाति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, और इस तरह की जब इसमें परिवर्तन इत्यादि होता है तो कई बार ये चर्चा का विषय यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये नए आपको कुछ जनजातियों के संदर्भ में जानकारी थी, इनके बारे में अच्छे से यहाँ पर एक बार रिवीजन जरूर करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के संदर्भ में। क्या है ये? तो हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, संशोधन क्यों किया गया है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को अब दिन के साथ रात में यहां पे फहराया जा सकता है और ध्वज को खुले में अथवा किसी आम नागरिक के घर पर भी यहां पर आपको फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को किसी भी मौसम में केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही यहां पर फहराया जा सकता था और यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों, प्रथाओं, अभिसमयों, निर्देशों और दिशा निर्देशों का यहां पर आपको संकलन है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि यह निजी, सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को यहां पर नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त तिरंगे की कीमत में कटौती करने के लिए एफसीआई 2002 में भी यहां पर सुधार किए गए हैं। संशोधन राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन में मशीन निर्मित
पॉलिएस्टर का उपयोग करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान करते हैं, और इससे पहले केवल हाथ से काते और बुने गए खादी निर्मित ध्वजों की ही यहाँ पर आपको अनुमति थी। एफसीआई तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति तब तक देता है जब तक ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्वज के संदर्भ में, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे के संदर्भ में, यहाँ पे कुछ परिवर्तन यहाँ पे किए गए हैं इसके माध्यम से, तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखा जाए तो हमारे जो तिरंगा है यहाँ पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तिरंगे का एक सामान्य विवरण है, इसमें सार्वजनिक और निजी निकायों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शन पर नियम संबंधी यहाँ पे नियम भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं, और सरकार और सरकारी निकायों के द्वारा प्रदर्शन संबंधी नियम भी यहाँ पर इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI। ये क्यों चर्चा का विषय बना है? क्योंकि केंद्र सरकार ने आधार नियमों में यहाँ पे संशोधन किया है। देखा जाए तो संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक जो है वो सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार यहाँ पर अपडेट करेगा, अर्थात हर 10 साल में आपको अपने आधार को यहाँ पे अपडेट कराना है। संशोधन से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी का निरंतर सटीकता सुनिश्चित होगी। CIDR एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसमें देखा जाए तो आधार धारकों को जारी किए गए यहाँ पर सभी आधार नंबर हैं। ऐसे व्यक्तियों की कॉरस्पॉन्डिंग जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक इसमें जानकारी दर्ज होती है। देखा जाए तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसी संस्था है, किस तरीके के उद्देश्य हैं, क्या गठन का आधार था, क्या विशेषताएं हैं। देखा जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं को लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर इसको गठित किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यहाँ पे गठित किया गया था। देखा जाए तो इस तरह का आधार जो था वो विभिन्न प्रकार के जो लीकेज थे उनको खत्म करने के लिए था, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए था, क्योंकि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती थी, जो वितरण किए जाते थे, जो लाभ यहाँ पे प्रदान किए जाते थे, खासकर समाज के निचले तबकों को, गरीबों को, किसानों को, उसमें यहाँ पर देखा जाए तो काफी सारी धांधली होती थी। ठीक है, तो वहां पर उसको रोकने के संदर्भ में और सही डेटा के संदर्भ में, सही व्यक्तियों को प्रदान करने के संदर्भ में इस आधार की प्रक्रिया को लाया गया था। भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट और सुरक्षित यहाँ पर देखा जाए तो पहचान यहाँ पे प्रदान करता है। साथ ही सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन के संबंध में एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम प्रदान करता है, और डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को भी यहाँ पर आपको समाप्त करता है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यह देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या जारी करता है, और आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तारीख से पहले के 12 महीनों में कुल मिला के 182 दिनों तक या उससे अधिक दिनों तक यहाँ पर भारत में रह रहे हों। UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता की बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड यहाँ पर जारी करता है। चलिए बात करते हैं कुछ भारत की जांच एजेंसियों के संदर्भ में। देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान के गठन का यहाँ पर सुझाव दिया है। इस तरीके का गठन देखिए कई सारी एजेंसियों के होने से उनके कार्य प्राधिकार में यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर कह सकते हैं कि समस्या आती है कि कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और कई बार जांच प्रक्रिया भी धीरे हो जाती है इसके कारण, और लालफिताशाही से बढ़ती है, और साथ ही साथ यहाँ पर दोषी को सजा देने या किसी चीज को यहाँ पर सही तरीके से उसका डेटा कलेक्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है। अधिकार क्षेत्र को लेकर भी यहाँ पर आपको समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या एक अम्ब्रेला स्कीम ज्यादा बेटर होगी, एक अम्ब्रेला संस्थान यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा? तो ऐसा यहाँ पर आपको दिया गया एक सुझाव है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI है। इसकी स्थापना 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत की गई। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 के द्वारा यहाँ पर शासित होता है। इसकी स्थापना की सिफारिश जो है भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संस्थानन समिति के द्वारा 1962-64 में जो गठित की गई थी के द्वारा की गई। संरचना में अगर देखें तो CBI का यहाँ पर डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता और CGI से मिलकर बनी 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल देखा जाए तो 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार भी यहाँ पर इसे दिए जा सकते हैं।
इसके अलावा कार्य की अगर हम बात करें तो गहन जांच और अभियोजन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से यहाँ पर आपको निपटना तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर एक अंकुश लगाने का काम करना, साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के संदर्भ में यहाँ पर सहयोग करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को यहाँ पर सहायता प्रदान करना, या भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का भी यहाँ पर आपको समन्वय करती है। तो सीबीआई को देखा जाए तो भारत की एक प्रमुख आपको जांच एजेंसी के तौर पर काम करती है। इसी तरीके से दूसरी एक संस्था का जो नाम लिया गया था वो है प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी के नाम से भी यहाँ पर आपको जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखा जाए तो इसकी स्थापना 1952 में यहाँ पर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यहाँ पर की गई थी। संस्थान के देखा जाए तो ईडी डायरेक्टर यहाँ पर इसका प्रमुख होता है। 2 वर्ष का इसका भी कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पर भी 3 वार्षिक विस्तार इसे भी दिए जा सकते हैं। कार्य इसका है ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम एफईओ 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी। इसी तरीके से एक तीसरी संस्था के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मंत्रालय ने कोर्ट ने यहाँ पर बात की है, जिसका नाम यहाँ पर देखिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय अर्थात SFIO है। इसकी स्थापना 2003 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत की गई। इसकी संरचना देखिए तो SFIO का डायरेक्टरेट यहाँ पर इसका प्रमुख होता है। सांविधिक निकाय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पर इसको गठित किया गया और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फोरेंसिक ऑडिटर, कानूनी मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी इसमें आपको शामिल किया जाता है। कार्य की बात करें तो ये कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की यहाँ पर शक्ति दी गई है और नीतियों और कानूनों के निर्माण में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सहायता भी यहाँ पर आपको प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सभी सीबीआई को, ईडी को, SFIO जैसे संस्थानों को यहाँ पर अम्ब्रेला के तहत लाने का प्रयास यहाँ पर एक जो डिसीजन दिया गया था उसके कारण ये चर्चा का विषय है। इस तरीके के चर्चा का विषय बने संस्थानों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, NIA। इसको भी यहाँ पर आपको देख लेते हैं, क्या है NIA। देखिए, स्थापना इसकी 2008 में गृह मंत्रालय के तहत यहाँ पर की गई थी। इसकी संरचना देखिए तो इसका प्रमुख एक महानिदेशक डायरेक्टर जनरल होता है और जिसे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। कार्य देखा जाए तो इसे देश भर में आतंकी गतिविधियों के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच करने की शक्ति है। देखिए, यहाँ पर इसे जरूर नहीं कि यहाँ पर इसको मामला भेजा जाएगा तभी यहाँ पे जांच करें। स्वतः संज्ञान के तहत अगर कोई मामला है खुद ही यहाँ पर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। इसे देश भर में देखा जाए तो जो मामले यहाँ पर देखती है उसमें मानव तस्करी, जाली मुद्रा, बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों के विनिर्माण या बिक्री, साथ ही साथ यहाँ पर साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1968 अपराधों के मामलों की जांच करने की भी बात की गई। इसके अलावा भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता भी यहाँ पे प्रदान करता है। अगली इसमें संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC। हाल ही में देखा जाए तो सुरेश पटेल ने यहाँ पर नए CVC के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर कई बार जो नई नियुक्तियां होती हैं या तो व्यक्ति यहाँ पर जो पद को धारण करता है वो चर्चा का विषय बनता है, या फिर यहाँ पर देखा जाए जिस संस्थान में वो पद धारण करता है वो आपका चर्चा का विषय बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक तो नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है CVC के प्रमुख यहाँ पर कौन है, और एक ये भी हो सकता है कि CVC क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाल ही में सुरेश पटेल ने नए CVC के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अगर आपको यहाँ पर बताएं तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में। नियुक्ति देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो सदस्य मिल करके यहाँ पर एक समिति का गठन यहाँ पर होता है और इसकी सिफारिश के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नए CVC के अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त की जाती है। कार्यकाल देखा जाए तो 4 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु जो भी यहाँ पे पहले पूरा हो जाए। संरचना देखें तो CVC में एक अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयोग अर्थात VC सदस्य के रूप में होते हैं।
और कार्य होता है सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। इस तरीके से यहाँ पे सीवीसी काम करती है। इसके अलावा अगला यहाँ पर देखिए तो भारतीय प्रेस परिषद भी यहाँ पर एक चर्चा का विषय बनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रचना प्रकाश देसाई को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला यहाँ पर हैं जो भारतीय प्रेस परिषद की यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नामित की गई हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा, रचना प्रकाश देसाई। थोड़ा सा भारतीय प्रेस परिषद के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, स्थापना इसकी हुई थी पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत, और कार्यकाल देखा जाए तो यहाँ पर आपको होता है 3 साल का, जो भी यहाँ पे अध्यक्ष चुने जाते हैं। संरचना अगर देखी जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 28 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और कितने 28 सदस्य इसमें हैं। परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष यहाँ पे बनता है, और अध्यक्ष का जो चयन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, पीसीआई के द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। संसद से 5 सदस्य, 3 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं और 2 राज्यसभा के सभापति के द्वारा यहाँ पर आपको नामित होते हैं। कार्य देखा जाए तो इसका काम है प्रेस का प्रहरी के रूप में काम करना, प्रेस के लिए यहाँ पर प्रेस के द्वारा, और नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के खिलाफ और उसके द्वारा शिकायतों का न्याय निर्णय करना भी यहाँ पर इनका काम है। किसका? भारतीय प्रेस परिषद का। अगली यहां पर देखिए न्यूज है, भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने को लेकर के, क्योंकि चर्चा का विषय इसीलिए कारण है क्योंकि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर देने से सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन हो जाएगा, और इसके कारण इनकी रखरखाव करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही जो कई बार फाइलें जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, खराब हो रही हैं, सीलन हो रही हैं, उनसे भी यहाँ पर आपको निजात देती है। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, किस तरीके के कारण ये चर्चा का विषय बनी। तो भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्थानीय सर्वर स्थापित करने और उप पंजीयक कार्यालयों में इंटरनेट की गति को यहां पर बढ़ाने को कहा है। देखा जाए तो डिल आरएमपी के बारे में यह 2016 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। डीआईएल आरएमपी के 3 प्रमुख घटक है। पहला कि इसमें भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जितने भी भू अभिलेख हैं, जो भी डेटा है। दूसरा, सर्वेक्षण और पुनर्सर्वेक्षण करना, कि भूमि अभिलेखों का वापस से सर्वेक्षण करिए जिनका नहीं हुआ है, और जिनका हो चुका है उनका भी वापस से आप सर्वेक्षण करके उन डेटा को आपको अपलोड करना है। और पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण भी यहाँ पर आपको करना है। तो ये सारी चीजों का यहाँ पर आपको देखा जाए 3 तरीके की प्रक्रियाएं इसके तहत की जानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी इसके संदर्भ में ले लेते हैं कि DIL RMP के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये उद्देश्य इनके लिखे हुए हैं। पहला, अपडेट किए गए भूमि अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स की एक प्रणाली शुरू करना। स्वचालित और स्वतः दाखिल खारिज नामांतरण की शुरुआत करना, स्वतः ये प्रक्रिया दाखिल खारिज की प्रक्रिया स्वतः हो जानी चाहिए। तीसरा, लिखित और स्थानिक रिकॉर्ड्स का यहाँ पर एकीकरण करना। इसके अतिरिक्त राजस्व व पंजीकरण के बीच आपसी जुड़ाव की एक प्रणाली को शुरू करना है। वर्तमान विलेख यानी डीड्स पंजीकरण अनुमानित स्वामित्व अधिकार वाली प्रणाली के स्थान पर स्वामित्व अधिकार की गारंटी वाली निर्विवाद स्वामित्व अधिकार की प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत करना है। तो ये सारा काम यहाँ पर DIL RMP के उद्देश्यों के तहत इसमें शामिल किया गया है। अगला है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण को लेकर, यह भी थोड़ा सा आपको चर्चा का विषय बना है। सतत विकास हमेशा से देखा जाए तो भारत सरकार के संदर्भ या वैश्विक संदर्भों में देखा जाए तो इसको प्राप्त करने के प्रयास लगातार विभिन्न सरकारों को वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं, और भारत भी देखा जाए तो यहाँ पर इसी संदर्भ में प्रयास करता रहा। तो देखिए यहाँ पे सतत विकास के स्थानीकरण का जो पहलू इसमें शामिल किया गया, ये क्या है ये समझ रहे हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ DIL RMP के साथ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण पर एक समझौता चयन पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पर एक हस्ताक्षर साइन किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, और इसमें SDG था उसके स्थानीकरण के बारे में बात की गई है। जैसे कि SDG 17 सतत विकास लक्ष्यों का एक समुच्चय है। यह गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, असमानता को दूर करना, अन्याय के विरुद्ध यहाँ पे जो संघर्ष करना, तथा 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधित 3 प्रमुख घटकों पर यहाँ पे काम करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर उससे पहले कुछ अन्य बिंदु यहाँ पर हैं। 3 तरीके की चीजें यहाँ पर बात की गई हैं। एक, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के संदर्भ में काम करना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। स्थानीयकरण प्रत्येक स्तर को अपनी भूमिका निभाने में यहाँ पे सक्षम बनाता है।
इससे राज्य स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, स्थानीयकृत समाधान भी यहाँ पे उपलब्ध कराता है। इसमें एक ही नियम सब चीजों पर लागू नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने से स्थानीय समाधान विकसित करने में यहाँ पे सहायता मिलती है कि यहाँ पर हर प्रकार की समस्याओं का अपना एक अलग पहलू है। एक ही समाधान हर समस्या का नहीं हो सकता है, इसलिए स्थानीय दृष्टिकोण के तहत हर समस्या को उसके विशिष्ट पहलू के अनुसार देखना चाहिए और उसी के अनुसार उसको समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। एक दूसरे से सीखने की यहाँ पर सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करना। राज्य स्तरीय स्थानीय संस्थाएं एक दूसरे से यहाँ पर सीख सकती हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर की स्थिति को स्थानीय स्तर ज्यादा बेहतर से समझेगा। राज्य स्तर को यहाँ पर पूरे राज्य से संदर्भित यहाँ पर एक एवरेज जो स्थिति उनको प्राप्त है, जो डेटा उनके पास है, वो उसका उपयोग करके यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं, उससे अवगत करा सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर दोनों मिल करके बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की क्षमता में सुधार करने का भी यहाँ पर एक बेहतर प्रयास हो सकता है, क्योंकि सरकार के सभी स्तर को अपनी क्षमताओं में सुधारने का अवसर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सांख्यिकी क्षमता को बेहतर करना। तो ये सारा काम यहाँ पर देखा जाए सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये इसके 3 प्रमुख घटक हैं। अगला यहाँ पर है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक। देखिए, आप सभी यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और इस संदर्भ से यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे परिवर्तन आपके दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं। तो देखिए, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहला देखिए यहाँ पे सुर्खियों को में क्यों रहा है, तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो NSCSTI के लिए राष्ट्रीय मानकों की यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा है। यहाँ पर क्या है ये NSCSTI, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है। जैसे कि NSCSTI को क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग मिनिस्ट्री के तौर पर इसे डेवलप करना है। इसके साथ राष्ट्रीय मानकों के लिए अप्रोच पेपर और वेब पोर्टल को यहाँ पर उद्घाटन इसमें किया गया है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक मानक बनाने हेतु अनूठा मॉडल भी यहाँ पे प्रस्तुत किया है। भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यानयन पहले से यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में ऐसा नहीं था। तो फाइनली यहाँ पर सिविल सेवा प्रशिक्षण के संदर्भ में एक मॉडल यहाँ पर विकसित करने के लिए यहाँ पर आपको काम किया गया है, जिससे संबंधित वेब पोर्टल्स हैं, अप्रोचेस हैं, आपको साथ ही साथ यहाँ पे अप्रोच पेपर डेवलप किए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानक NSCSTI यहाँ पर इसके 8 स्तंभों को यहाँ पर शामिल किया गया है। क्या क्या है, तो प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता, दूसरा संकाय का विकास करना, तीसरा संसाधन लक्ष्यों को प्राप्त करना, डिजिटलीकरण करना, प्रशिक्षु सहायता देना, सहयोग देना, प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना और संचालन और शासन जैसे पहलुओं को यहाँ पर इसके 8 स्तंभों के रूप में शामिल किया गया है। और इसी आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको NSCTI को यहाँ पर तथा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो राष्ट्रीय मानक हैं, इन्हीं 8 स्तंभों पर आधारित होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो क्षमता निर्माण की बात की गई है, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो क्षमता निर्माण आयोग भी है। क्षमता निर्माण आयोग कौन है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC इसको हम कहते हैं, इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र के माध्यम से यहाँ पर किया गया था। CBC में 3 सदस्य होते हैं, उनकी सहायता एक आंतरिक सचिवालय यहाँ पर करता है। इस सचिवालय का प्रमुख यहाँ पे भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, जिसे CBC के सचिव के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है। CBC के कार्य क्या है, इस आयोग का मुख्य कार्य होता है सहयोग और आपसी साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए विश्वसनीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण को यहाँ पर विकसित करना है। दूसरा, विभागों, मंत्रालयों, एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी को यहाँ पर सुगम बनाना है। तीसरा, सिविल सेवाओं की स्थिति जो है मान पर यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। इसी नाम से यहाँ पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार होगी, सिविल सेवाओं की जो स्थिति होगी, साल भर में किस तरह का उनका डेटा आया है, किस तरीके से कार्य किए गए हैं, क्या सुधार रहा, क्या कमियां रही, इस पर एक पूरा एक डेटा वहां पर आपको जारी किया जाएगा। इसके अलावा इस मिशन के लिए नॉलेज पार्टनर्स को भी यहाँ पे मंजूरी देना है और क्षमता निर्माण पहल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व समन्वित दृष्टिकोण को भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा ये सभी काम यहाँ पर किए जाएंगे और जो सिविल सेवा के संदर्भ में भी यहाँ पर देखा जो कार्य किया जाएगा, इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा।
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा का रहता है पुलिस आयुक्त प्रणाली। तो क्या है ये पुलिस आयुक्त प्रणाली और क्या होती है दोहरी कमान प्रणाली, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि कई जगह देखा जाए तो जैसे यूपी जैसे क्षेत्रों में कमिश्नरेट प्रणाली को यहाँ पर लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नेंस से संबंधित जो टॉपिक चर्चा का विषय बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुलिस आयुक्त यानी कि सीपी जिसको हम कहते हैं, एकीकृत पुलिस कमान संरचना का यहाँ पे प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस कार्यबल की प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति यहाँ पर जवाबदेह होता है। सीधा अगर देखा जाए तो सीपी के पद पर उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी को ही यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष, संयुक्त, अपर उपायुक्तों के द्वारा यहाँ पे सहायता भी प्रदान की जाती है। दूसरा, ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्यवाही शुरू करने की यहाँ पर उसे शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियों व कर्तव्य भी यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं, अर्थात डीएम के भी सारे अधिकार और शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। साथ ही यहाँ पे शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित यहाँ पे सारी उसके पास शक्तियां होती हैं। इसके अलावा पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। और इसी के आधार पर देखें तो कई राज्यों में आपको देखा जाए, खासकर यूपी में देखें तो कई यहाँ पर जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया। दूसरा जो दोहरी कमान प्रणाली है, इसमें अगर हम देखें तो एक तरफ यहाँ पर इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट होता है यानी कि डीएम होता है, और दूसरा देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक भी होता है जिसे हम एसपी कहते हैं। और दोनों के मध्य यहाँ पे शक्तियों और जिम्मेदारियों को यहाँ पर साझा आपस में करते हैं। डीएम को गिरफ्तारी, वारंट या लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने, गिरफ्तारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया था। तो वर्तमान देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पर आपको कई सारे जिलों में आपको मोस्टली भारत में आपको दोहरी कमान प्रणाली ही देखने को मिलती है। लेकिन अब कुछ विशेषीकृत क्षेत्रों जैसे कि 10 लाख आबादी से अधिक क्षेत्रों वाले में आपको यहाँ पे पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके पास एसपी डीएम दोनों तरीके की शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास यहाँ पर होंगी, जो कि होगा यहाँ पर आपका पुलिस आयुक्त। अगला यहाँ पे है मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना। ये क्या है? तो हाल ही में मेघ ई, ठीक है, कि ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यहां पर जीता है, जिसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 के द्वारा यहां पे प्राप्त किया गया। मेघ ई परियोजना का जो उद्देश्य है वो भी यहां पे जान लीजिए। इस तरह के पुरस्कार जो मिले हैं किस संदर्भ में दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और अभिशासन में यहाँ पे सुधार करना। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार के संयुक्त रूप से यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक तरीके का पोर्टल है, एक तरीके के यहाँ पर इसका जिसके माध्यम से ये काम किया जाता है। इसका लक्ष्य 2030 तक मेघालय को उच्च आय वाला राज्य बनाना है और वह यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जो भारत के राष्ट्रीय उद्यम फ्रेमवर्क पर आधारित है। देखा जाए तो मेघ ई जो है वो यहाँ पर एक तरीके का ऐसा यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि स्थापित परियोजना है, जिसके माध्यम से उद्योगों का विकास यहाँ पर मेघालय में करना है और यहाँ पर तेजी से यहाँ पर मेघालय को उच्च आय वाले एक राज्य के तौर पर विकसित करना है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए मेघ ई के 6 यहाँ पे स्तंभ है। 6 स्तंभों पर 6 अलग अलग कह सकते हैं क्षेत्रों में यहाँ पे काम करेगा ये। एक तरफ गवर्नेंस को यहाँ पर बेहतर बनाएगा, दूसरी तरफ पर्यावरण के संरक्षण पे काम करेगा, तीसरी तरफ यहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देगा, चौथा यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित करने संबंधी यहाँ पे रियायतें और सुविधाएं देगा। इसके अलावा उद्यमशीलता को यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ मानव संसाधन के यहाँ पर कुशल और क्षमता निर्माण युक्त बनाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पर देखा जाए तो मेघ ई के तहत यहाँ पे इन 6 स्तंभों के रूप में ये काम करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है विश्व बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। यहाँ पर क्या है इस तरह की देखिए कई बार यहाँ पर सूचकांक, कुछ रिपोर्ट्स, इस तरह का भी डेटा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए रिपोर्ट और सूचकांक को वैसे हम एक अलग से ही वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक बात करें कि चाहे वो इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, राज्य व्यवस्था हो, इकोनॉमी हो, सब में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको इस तरह के रिपोर्ट और सूचकांक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्ट सूचकांक का एक अलग से ही हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और उसमें से हर तरीके के रिपोर्ट और सूचकांक जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, उनको उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये क्या है।
देखिए, विश्व बैंक के विश्लेषण में भारत के स्कोर सभी संकेतकों में उसके समकक्षों के मुकाबले काफी यहां पर कम पाए गए हैं। यह विश्लेषण भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिए यहाँ पे एक प्रमुख आधार है। देखा जाए तो WGI रिपोर्ट 1996 से 2020 की अवधि में 200 से अधिक देशों और राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र एवं व्यक्तिगत अभिशासन संकेतकों के बारे में यहाँ पर ये सूचना देती है। इसमें देखे जाए जो संकेतक हैं, यह संकेतक शासन के 6 आयामों पर आधारित हैं। इनमें सर्वेक्षण के माध्यम से औद्योगिक और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में उद्यम, नागरिक तथा विशेषज्ञों की सामूहिक राय को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब देखा जाए यहाँ पर आपको जो WGI के तहत गवर्नेंस और अभिशासन के 6 आयाम बताए गए हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें देखिए, लोगों की आवाज और उनके प्रति जवाबदेही, हिंसा, आतंकवाद की अनुपस्थिति और राजनीतिक स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता, विनियामकीय गुणवत्ता, विधि का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ये 6 अंगों पर इस तरीके के इंडिकेटर जारी किए जाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपके क्षेत्र में, देश में गवर्नेंस की क्या व्यवस्था है। इसके साथ साथ देखा जाए तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट भी आई है 2021 में। तो गवर्नेंस से जुड़ा एक और पहलू यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग ने 2019 में राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन का यहाँ पे गठन किया था। इसका उद्देश्य था ई गवर्नेंस सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालयों का यहाँ पे आकलन करना। ई गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। यह नागरिकों, व्यवसायों, सरकार के अन्य अंगों के मध्य परस्पर संबंधों में बदलाव करने पर फिलहाल ये केंद्रित है। देखा जाए तो NESDA एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला आकलन है और इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं में वितरण, राज्य के शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में यहाँ पे सुधार करना है। तो देखिए, गवर्नेंस का जो काम होता है कि वहां पर किस तरीके से शासन की प्रक्रियागत चीजों को लागू करना, लोगों के लिए बेहतर यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराना, कार्य प्रक्रियाओं को आसान करना, उद्योगों को बढ़ावा देना, ऐसे सभी पहलुओं को यहाँ पे गवर्नेंस के अंतर्गत ही रखा जाता है। और इस तरह की गवर्नेंस की जो प्रक्रियाएं हैं, तो हमने यहाँ पर पॉलिटी के अंतर्गत जो ऐसे पहलू आते हैं, कई बार यहाँ पर एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज के इस पहलू में यहीं पर रखेंगे, इतना ही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक और आपको वीडियो यहाँ पर आएगा, जिसमें हम कुछ अन्य और इंपॉर्टेंट पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपका काम है इस वीडियो को यहाँ पर एक बार देख लेना, इसका रिवीजन कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो का यहाँ पर आने से पहले दोनों जो वीडियो आपको मिल चुके हैं उनको यहाँ पर रिवीजन करके रखिए, क्योंकि जितना आप पढ़ के चलोगे, जितना रिवीजन करके चलोगे, उतना अच्छा है। एक काम और यहाँ पे आपको करना है। देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं, कई सारे विधेयकों को पढ़ा है, ठीक है। कई बार यहाँ पर देखा जाए तो करंट के एस्पेक्ट से हम कुछ संस्थानों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो उनके बारे में देखिए जरूर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कई नियुक्तियां यहाँ पर हुई हैं, उनको यहाँ पे देख लेना है। ये सब जो फैक्चुअल जो डेटा है, आपको वही चीजों को हाईलाइट करना, उन्हीं चीजों को बार बार रिवीजन करना, उसी का आपको यहाँ पे फायदा एग्जाम के टाइम पे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतिम वीडियो को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।